दोस्तों, पश्चिमी मीडिया अभी भी जो है बहुत ऐसे शगुफे छोड़ रहा है, या उनके पास कोई कोई धरातल पर कोई इंटेलिजेंस वाकई में है, इसमें डाउट है। लेकिन जो बातें कही जा रही हैं वो ये हैं कि जनवरी के अंत तक जो है हो सकता है कि रशिया जो है वो कुछ अ, किसी तरह का जो है सैन्य कार्रवाई जो है यूक्रेन की तरफ कर सकता है। और जो बातें कही जा रही हैं वो ये कि क्रीमिया और बेलारूस जो हैं, जो कि एक तरह से यूक्रेन को घेरते हैं। क्रीमिया की तरफ से अगर हम देखें तो अगर उधर से कोई हमला होता है तो यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी से कट जाएगा। और अगर बेलारूस की तरफ से अगर कोई भारी आगे जा कर के अगर कोई तैनाती होती है रूसी सेना की, तो उसमें यह माना जाएगा कि जो है वो आपके जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, ये भी पूरी तरह से जो हैं रूसी रेडार पे आ जाएंगे। मतलब ये कि ये भी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे रूसी हमले के। मैं किसी भी तरह से ये सक्षम नहीं है रूस के सामने खड़े होने के लिए। जो बातें कही जा रही हैं वो ये कि जो लोग जो मैंने इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या जो वार स्पेशलिस्ट हैं, वो चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि अगर कोई सैन्य कार्रवाई होती भी है तो वो किस किस स्वरूप की होगी। क्योंकि रूस जो है उसके पास बेहतरीन हथियार हैं और एक ठोस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर वो चाहे तो अगर वो अ, दूर तक मार करने वाले हथियार, जिसमें लॉन्ग रेंज रॉकेट और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं, उनकी मदद से और पैराट्रूपर्स की मदद से, इसके अलावा जो हैं जो अलगाववादी जो रूस के से हमदर्दी रखते हैं या रूस के पक्ष के हैं, उनकी उनकी अगर बात की जाए तो यूक्रेन की सेना को बहुत भारी क्षति हो सकती है। लेकिन इस पे दूसरी बात यह है कि आज की दुनिया जो है वो सोशल मीडिया और विजुअल्स की दुनिया है। तो इसलिए क्या उस पैमाने पर जो युद्ध है, क्या वो रूस करना चाहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अ, दूसरी बात ये भी है कि अगर कुछ बड़े शहरों की बात की जाए, क्योंकि जैसी बात एक बार अमेरिका की तरफ से की गई है कि अगर यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई होती है तो नेटो या अमेरिका की तरफ से जो है वो सैनिक माने सैन्य कार्रवाई से जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी यूक्रेन में रूस से लड़ने के लिए तैयार होगा, उनको जो है बराबर हथियारबंद करना और उनको ट्रेनिंग देना, ये काम जो है वो अमेरिका करेगा, ऐसा ऐसा उनका उनकी तरफ से जो है खबरें आई हैं। अ, मुझे इस बारे में बहुत डाउट है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा इस बारे में कि जब रूसी हमला होगा, अगर अगर ऐसी कोई सैनिक कार्रवाई होती है, और जिस जिस तनाव से अभी भी पिछले 8 साल से यूक्रेन की जनता गुजर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हथियारबंद वाली बात है, जो जो इंसर्जेंसी क्रिएट करने की बात हो रही है, ये कोई बहुत ज़्यादा दमखम वाली नहीं है बात। अ, एक एक ये भी सोच है मिलिट्री एक्सपर्ट्स की कि कुछ बड़े शहरों में, जैसे किएव हो गया, खार्किव हो गया, इन सब बड़े शहरों में जो है वो बाहर जा कर के सेना रुक जाएगी, और उसके बाद में रूसी सेना, और उसके बाद में जो है फिर वो इंतज़ार करेगी कि सारे सप्लाई लाइन काट करके, और इंतज़ार करेगी कि जो पूरे शहर हैं वो बिना लड़े जो है वो सरेंडर कर दें। लेकिन जिनको आप अपना बता रहे हैं, यूक्रेन की जनता को या रूसी भाषा बोलने वाली जनता को अगर आप अपना बता रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि फिर उनके साथ इस तरह का अत्याचार करना जो है वो कहाँ तक जस्टिफाइड माना जाएगा, और ये एक नैरेटिव बन सकता है वर्ल्ड मीडिया में। तो जो बात समझ में आ रही है, जो बात कही जा रही है, वो यही है कि शायद जो 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 समझ में आती है बात, वो ये कि क्रीमिया की तरफ से, क्रीमिया चूँकि ऑलरेडी जो है वो रूस के कब्ज़े में है, तो क्रीमिया की तरफ से अगर कोई बड़ा कार्रवाई होती है और
पूर्वी यूक्रेन जहां ऑलरेडी अलगाववाद चरम पर है, अगर इन दो इलाकों से जो है अगर घुसपैठ होती है, मतलब अगर यहाँ से अगर सेना आगे बढ़ती है, तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा और रूस को भी बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे ख्याल से ऐसे किसी इशारे पर जो है यूक्रेन यूक्रेन की जनता जो चूँकि वहाँ पे लड़ाई चालू है पूर्वी यूक्रेन में, कई मौक़ों पर जो है वहाँ पर अक्सर जो है हिंसा होती रहती है, इसलिए वहाँ पर से लोग जो हैं ऑलरेडी पलायन करके पश्चिम की तरफ जा चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो इलाके हैं ये बड़ी आसानी से रूस के हाथ जा सकते हैं। दूसरी तरफ से अगर बेलारूस की तरफ से जो है अगर जो है वहाँ पे तैनाती करे और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको जो कि पुतिन के बड़े खासम खास हैं, अगर उनकी तरफ से बिल्कुल हाँ है इस बात के लिए, और अगर वहाँ से अगर रूसी सेना की तैनाती होती है तो बाल्टिक स्टेट्स और यूक्रेन जो हैं वो पूरी तरह से जो हैं दबाव में आ जाएंगे। और चूँकि ये कहा जा चुका है नेटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से भी कि कोई सैनिक कार्रवाई बदले में नहीं की जाएगी, लेकिन ये ज़रूर है कि रशिया को जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से जो है अलग कर दिया जाएगा, और इसके अलावा जो है वो रूसी जो जो पॉलिटिकल क्लास है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन इसका भी कुछ तोड़ ज़रूर निकाला होगा। अगर अगर यहाँ तक बात रूस लेके आया है तो इसका कुछ तोड़ ज़रूर निकाल के रखा होगा रूस ने। वैसे भी ये कोई बहुत प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि पश्चिम की दुनिया जो है वो अब के ज़माने में, ये कोई शीत युद्ध का ज़माना नहीं है, अब के ज़माने में जो है वो एक बहुध्रुवीय दुनिया है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो क्या अमेरिका आज के दिन में, जबकि वो चीन से भी परेशान है और चीन के बारे में भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, दक्षिण चीन सागर की बात हो रही है, ताइवान को बचाने की बात हो रही है, तो वैसे वैसे किसी स्थिति में क्या आज अमेरिका इस स्थिति में है कि वो पूरी दुनिया से कहे कि भाई रूस के साथ व्यापार ना करें और रूस पर हमारे जो प्रतिबंध हैं उनको माने? मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल एक सिचुएशन है, और इसीलिए अभी तक जो है यूरोप की तरफ से खुलकर इसका समर्थन नहीं किया गया है, या इस पर कोई एक मत नहीं हो पा रहे हैं। तो जो बात समझ में आती है वो ये कि यूक्रेन जो है उसमें जो है सबसे कम जो मुद्दे हैं, सबसे कम जो हिंसा करके जो लाभ हासिल किया जा सकता है, और बाकी जो पूर्वी यूरोप के देशों को भी जो संदेश दिया जा सकता है कि अगर रूस अपने आप को खतरे में समझ रहा है तो बाकी सब भी खतरे में हैं। ये जो है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि किसी भी तरह की बड़ी हिंसा या बड़े पैमाने पर जो है वो युद्ध की बात नहीं हो रही है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हो सकता है, जिसमें कि कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट पैराट्रूपर्स जो हैं वो ऐसी टेरिटरीज़ को अपने हिस्से में लेंगे जो या तो समुद्र के रास्ते से जो है वो यूक्रेन को अलग कर देगा पूरी तरह से, और दूसरा ये कि जो अलगाववाद से ग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये माना जाता है कि रूस समर्थित लोग जो हैं वो यूक्रेन की सेना से लड़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कोई एक निर्णायक या तो उनको आज़ाद घोषित किया जा सकता है। आज़ाद घोषित करने का मतलब यही होगा कि मॉस्को के कहने पर वो काम करेंगे और मॉस्को के कहने पर वो चलेंगे। तो ऐसी किसी डेवलपमेंट से होगा ये कि दुनिया को रूस भी ये बता सकता है कि ये लोग जो हैं आज़ादी चाहते थे, लेकिन यूक्रेन इनको नेटो के दम पर जो है दबाने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक बेहतर एक नैरेटिव हो सकता है रूस के लिए। पूरे ही यूक्रेन पर कब्जा कर पाने की क्षमता फ़िलहाल, और जो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी या जिस तरह का इसमें लॉजिस्टिक्स लगेगा, उसके लिए मुझे लगता है कि अभी इसमें बहुत कठिनाई बहुत ज़्यादा है, और बहुत बहुत ज़्यादा इसमें रूस को भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है।
इसके अलावा जो है अगर प्रतिबंधों की बात करें तो मेरे ख्याल से जो बात अभी तक कही गई है वो ये कि रूसी पॉलिटिकल क्लास हो गया, चाहे आपके जो फाइनेंशियल सिस्टम हैं उनसे उनको उनसे अलग करने की बात हो गई, लेकिन जो डिफेंस से जुड़े जो कंपनीज हैं उन पर ज़रूर प्रतिबंध लगाने की बात पर जो है मुहर हो सकती है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, क्योंकि कई ऐसे सेमी कंडक्टर चिप्स वगैरह जैसे हो गए, इनकी इनकी जो है इनकी प्रोडक्शन, इनकी एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की ज़रूरत जो है वो रूस को रहती है। तो क्या इसको लेकर के कोई कुछ सोचा है रूस ने? ऐसी बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। तो ये एक नुकसान हो सकता है। और ये भी बात है कि फिर इतने बड़े इलाके में अगर आप रूस को देखें तो जापान के जो नज़दीक जो आइलैंड्स हैं, कुरिल आइलैंड से लेकर के और पूरे यूक्रेन तक जो है, अगर आप सोचें इतने, और बेलारूस हो गया, इसके अलावा कज़ाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो हैं कई सारे जो ऐसे देश हैं जो कि अपने आप को रूस के निकट समझते हैं। इतने बड़े इलाके में अगर आप पाबंदी लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, तो अगर इतने बड़े इलाके को आप जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम से अलग कर देंगे, मुझे लगता नहीं है ये संभव है और कोई भी इसके लिए मान सकता है, या कोई भी इसके लिए ये फीजिबल है। फिजिबिलिटी स्टडी हुई है कि नहीं मुझे पता नहीं, अभी तक तो बातों बातों में ही ये सब चल रहा है, क्योंकि कोई कोई ठोस ड्राफ्ट रूप में अभी तक एक्सचेंजेस नहीं हुए हैं। जैसे रूस ने लिखित रूप में दिया है कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं नेटो से और अमेरिका से, लेकिन जो है अभी तक अमेरिका ने कोई लिखित रूप में ठोस जो है प्रस्ताव नहीं दिया है यूरोप को कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है यूक्रेन पर रूस की तरफ से तो जवाबी कार्रवाई में नेटो क्या करने वाला है। ऐसा कोई ठोस लिखित प्रस्ताव ना यूरोप की तरफ से दिया गया है ना अमेरिका की तरफ से दिया गया। इसका मतलब है कि मामला अभी तक चर्चा में है या अभी तक मन बना पाने की स्थिति में नहीं है। फिर ये भी बात आती है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जाहिर सी बात है कि 4 साल का कार्यकाल होता है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके सामने अगर वो इस मामले पर जो है यूरोप को एक मत कर भी लेते हैं कि जो है रूस के खिलाफ ये कार्रवाई की जाए, फिर बात आती है चाइना के खिलाफ कैसे और कहाँ और क्या किया जाने वाला है, उसमें कौन साथ देगा और किस तरह की दुनिया बनने वाली है। क्योंकि अगर आप रूस और चीन जैसे बड़े भूभाग को अगर आप अलग कर देंगे, या जो है आप क्या इसमें चीन सहयोग करेगा, क्या क्या सिक्योरिटी काउंसिल में क्या किस तरह की का माहौल होगा अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे रूस के खिलाफ। ये सब बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो निटिग्रिटी है, उसके बारे में अभी तक सोचा नहीं गया है या उसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही है मैंने पूरे पूरे ईमानदारी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है अमेरिका मन नहीं बना पा रहा है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना है कि कोई ऐसा फैसला मत ले कि जिससे आने वाले जो प्रशासन है, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी का हो चाहे रिपब्लिकन पार्टी का हो, उसके लिए उसको निभाना मुश्किल हो जाए। अभी हम देख ही रहे हैं कि अगर काटसा जो कानून है उसकी बात करें, जिसके तहत जो है अगर रूस से कोई बड़ी हथियार खरीद करता है तो उस पर प्रतिबंध लग जाते हैं। तो तुर्की के खिलाफ तो जो है S-400 खरीदने पर जो है अमेरिका ने तुरंत उसको प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन भारत ने S-400 खरीद करके और उसके बाद में जो है उसको डिप्लॉय भी कर दिया है, लेकिन अभी तक अमेरिका मन नहीं बना पा रहा है इस बारे में कि भारत के साथ करना क्या है। तो इसलिए जो है ये ट्रम्प प्रशासन का समय ये कानून लाया गया था, और बाइडेन प्रशासन जो है वो उसको लागू करने की स्थिति में नहीं पा रहा है अपने आप को। तो इसलिए ये भी बात है कि अगर आप इतने बड़े फैसले करते हैं कि रूस जैसे एक महाशक्ति को, और जो कि पूरी तरह से जो है अपनी सुरक्षा की बात करते हुए अगर अपनी सुरक्षा गारंटी मांग रहा है तथाकथित रूप से, तो क्या उसके लिए परिणाम इतने भयंकर होंगे कि वो उनको अलग कर दिया जाएगा फाइनेंशियल सिस्टम से। और इसको इसको मानने के लिए कितने देश तैयार हैं? क्या आपने कोई सर्वे किया है, कोई आपने किसी तरह से बात की है? कितने मल्टीलैटरल फोरम पे ये बात उठी है? तो इस तरह की बातें जो हैं वो
कितनी दूर तक जा सकती हैं, इस पे बहुत भारी शक है। इसमें भी शक है क्योंकि अभी तक जो है ये माना जा रहा है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के तौर पर भी कि जब तक अगर बेलारूस में जो है अगर बड़े पैमाने पर मूवमेंट दिखाई पड़ा रूसी सेना का, तो ये माना जाना चाहिए कि जो है कोई कार्रवाई हो सकती है। मगर अभी तक जो है अगर अपने ही ज़मीन पर जो है अगर मूवमेंट है, तो इसको लेकर आप चिंता तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उस पर आपत्ति नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी देश जो है अपनी सेना को अपने भूभाग में कहाँ और कब और कितनी संख्या में रखना चाहता है, इस पर कोई विशेष नियंत्रण दूसरे देश नहीं कर सकते।